अच्छा देखो, लास्ट क्लास हमने स्टॉक एंड डेटर मेथड डिस्कस किया था। ठीक है, उस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किया था। आज अपना थर्ड लेक्चर है ब्रांच के ऊपर। अभी तक अपन ने ब्रांच में दो लेक्चर कवर कर लिया। ठीक है, पहला वाला में हमने ये देखा कि ब्रांचेस दो तरह का होता है। वन इज डिपेंडेंट, अनदर वन इज इंडिपेंडेंट। पक्का भाई, ये तो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ब्रांच दो तरह का होता है, वन इज डोमेस्टिक ब्रांच एंड अदर वन इज फॉरेन ब्रांच। ठीक है, डोमेस्टिक ब्रांच या तो डिपेंडेंट हो सकती है या फिर इंडिपेंडेंट हो सकती है। डिपेंडेंट का मतलब है बुक्स ऑफ ब्रांच इज मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस, और इंडिपेंडेंट का मतलब है ब्रांच विल प्रिपेयर इट्स ओन सेपरेट बुक्स वेयर एज हेड ऑफिस विल प्रिपेयर इट्स ओन बुक्स। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। कंसोलिडेशन से पहले रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। डिपेंडेंट ब्रांच के केस में there are four ways by which head office can maintain the books of branch. Number one, debtor method. Number two, stock and debtor. And number three, final account. Number four, wholesale price method. Right? Then head office branch को goods दो price पे भेज सकता है. One is at cost price, another one is at invoice price. ठीक है, डेटर मेथड में हमने देखा था हेड ऑफिस प्रिपेयर्स ओनली वन अकाउंट रिलेटेड टू ब्रांच. इन दैट ब्रांच अकाउंट वी रिकॉर्ड ओनली ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड द ब्रांच. ब्रांच का जो आउटसाइडर के साथ ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड नहीं करते. ऑल दी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू ब्रांच इज शोन इन द ब्रांच अकाउंट. फिर फाइनल बैलेंस हम लोग को ब्रांच का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल जाता है. क्लियर है? if goods are sent at cost price कोई दिक्कत नहीं था, but if the good is sent at invoice price तो क्या करना था? लोडिंग एलिमिनेट करने हैं अपने को. ठीक है, अब जब भी हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजता है तब अपन को क्या करना होता है? ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक विल ऑलवेज बी शोन एट इनवॉइस प्राइस. हमेशा अपन इनवॉइस प्राइस पे दिखाएगा. ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बोल के, और क्लोजिंग स्टॉक का जो प्रॉफिट पार्ट है वो डेबिट साइड में आ जाएगा टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व बोल के. ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर जितना भी हेड ऑफिस ने गुड्स भेजा है पहले उसको हम लोग इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे और उसका लोडिंग हम क्रेडिट साइड में एलिमिनेट कर देंगे. कॉरेस्पॉन्डिंगली यदि ब्रांच ने गुड्स रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस को तो पहले तो अपन उसको इनवॉइस प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका लोडिंग ऑपोजिट साइड में एलिमिनेट होगा. यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं था? तो दैट वाज माय डेटर मेथड. फिर डेटर मेथड में भी कुछ कुछ नया सीखा था आपने. लास्ट क्लास में क्या सीखा था? क्या क्या चीजें सीखी थी बाबा? एक तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वाला पॉइंट था, याद ही नहीं रहेगा तो चैप्टर कैसे छोटा करेंगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपने लाइबिलिटी नहीं शो किया था, राइट? फिर सेकेंडली क्वेश्चन में एक्सपेंसेस पेड दिया हुआ था, ब्रांच पेड. ठीक है, यदि पेड वर्ड नहीं होता तो हम लोग आउटस्टैंडिंग माइनस करने के बाद पेड पार्ट कंसिडर करते, क्योंकि हमें उस क्वेश्चन में ब्रांच कैश बनाया था ना अपन ने. मेमोरेंडम ब्रांच कैश बना के हमने ये निकाला था कि ब्रांच ने हेड ऑफिस को कितना पैसा रेमिट किया है. क्लियर है? ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखनी थी. इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं है? फिर हमने स्टॉक रिजर्व निकालना सीखा था. ठीक है, एक क्वेश्चन स्टॉक रिजर्व निकालने का सीखा था. नंबर 5, इलस्ट्रेशन नंबर 5. वहां पे इनिशियल स्टेज में अपना क्या हुआ था कि प्रॉफिट मैच नहीं हो रहा था. अपन स्टॉक रिजर्व एलिमिनेट कर रहे थे, प्रॉफिट एलिमिनेट कर रहे थे, बट प्रॉफिट एलिमिनेशन और स्टॉक रिजर्व वगैरह हेड ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है. बट क्वेश्चन में वहां पे क्या मांगा था? प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच, दैट इज ब्रांच के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट मांगा था. क्लियर है? तो वहां पे अपन को प्रॉफिट एलिमिनेट नहीं करना था, हर चीज इनवॉइस प्राइस पे ही रखना था. दो तरीका था सॉल्व करने का, या तो आप ट्रेडिंग पीएनएल बना के भी कर सकते थे या फिर नॉर्मल ब्रांच अकाउंट से भी हो सकता है. तीनों मेथड चाहे आप डेटर मेथड फॉलो करो, चाहे स्टॉक एंड डेटर फॉलो करो, चाहे आपका फाइनल अकाउंट मेथड है, आंसर हर बार नेट प्रॉफिट सेम ही आएगा. क्लियर है? डेटर मेथड के बाद हमने डिस्कस किया था स्टॉक एंड डेटर मेथड. स्टॉक एंड डेटर मेथड क्या है? इट इज एन एक्सटेंशन वर्जन ऑफ डेटर मेथड. डेटर मेथड में जितनी भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हम रिकॉर्ड करते हैं उन सबका सेपरेट अकाउंट बन जाएगा. अंडर डेटर मेथड वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, whereas under stock and debtor method we record all the transactions related to the branch but in the books of head office will maintain. ठीक है, तो हेड ऑफिस ब्रांच का ब्रांच कैश अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ईच एंड एवरी अकाउंट मेंटेन करता है. क्लियर है? ब्रांच फिक्स एसेट्स अकाउंट, एवरीथिंग. इज इट क्लियर?
अब वहां पे भी क्या ध्यान में रखना है कि गुड्स हेड ऑफिस ने कॉस्ट पे भेजा है या इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, ठीक है। देखो दो तीन चीज होता है, एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मींस कॉस्ट प्लस सर्टेन प्रॉफिट मार्जिन, राइट। इनवॉइस प्राइस कैन आल्सो बी योर सेलिंग प्राइस, या फिर कभी कभी इनवॉइस प्राइस पे हम थोड़ा और प्रॉफिट ऐड करते हैं और उसके बाद सेलिंग प्राइस बनता है। इज इट क्लियर? बट अपन अकाउंटिंग फोकस्ड रहता है कॉस्ट या फिर इनवॉइस प्राइस पे। जब हेड ऑफिस ने ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे गुड्स भेजा है, देन हम लोग जो ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाएंगे दैट विल बी मेंटेन्ड एट इनवॉइस प्राइस। उसका जो भी प्रॉफिट पार्ट होता है, जो आपने डेटर मेथड में ऑपोजिट साइड करते थे, उसके लिए हम सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट बोल दो या फिर ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। उसमें हम सारा का सारा लोडिंग पार्ट को रिकॉर्ड करेंगे। प्रॉफिट अर्न करना है तो क्रेडिट साइड और एलिमिनेट करना है तो डेबिट साइड में। फिर ब्रांच स्टॉक का जो भी फाइनल वैल्यू आएगा, दैट इज द प्रॉफिट जो हमने एक्चुअल में अर्न किया है, वो ट्रांसफर कर देंगे ब्रांच एडजस्टमेंट में, और ब्रांच एडजस्टमेंट से ब्रांच पीएनएल अकाउंट में चला जाएगा। क्लियर है यहां तक? बट उस कंसेप्ट के अंदर में हमने एक ट्रांजेक्शन को बहुत अच्छे से समझा था, लॉसेस, ठीक है। लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक दो रीजन की वजह से हो सकता है, वन इज नॉर्मल, अनदर वन इज एबनॉर्मल। अब पहले बात करते हैं व्हेन गुड्स इज सेंट बाय हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। गुड इज सेंट बाय द हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस। उस कंडीशन में नॉर्मल लॉस है तो क्या करना है? कोई अकाउंटिंग नहीं करते। बट इफ एबनॉर्मल लॉस है तो complete loss from stock is transferred to branch P&L. branch P&L account debit to branch stock, ये था कॉस्ट में भेजने से। if हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजा है, देन इन केस ऑफ अ नॉर्मल लॉस क्या करोगे? सिर्फ लोडिंग पार्ट वाली अकाउंटिंग करेंगे हम, सिर्फ लोडिंग पार्ट का अकाउंटिंग करेंगे, दैट इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। उतने से स्टॉक कम करना ही पड़ेगा प्रॉफिट वाला पार्ट से। लेकिन इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। कॉस्ट वैल्यू जाएगा पीएनएल में, लोडिंग पार्ट एडजस्टमेंट से एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर है? वो पूरा का पूरा अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो लॉस के केस में इतना सा था, ये ध्यान में रखना है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं था। वी डिड सर्टेन क्वेश्चंस ऑन बोथ द मेथड्स। फिर आपको मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 दिया था, विच वाज जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 6। एकदम सिमिलर क्वेश्चन था, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं था। क्लियर है? उसमें कोई डाउट किसी को प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 14 में? बैलेंसिंग कौन सा लेजर्स का? एक्सपेंसेस का जो भी बैलेंस होता है, इट इज ट्रांसफर टू पीएनएल, ठीक है। एक्सपेंस हमेशा मेरे प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए माइनस होगा, तो ब्रांच एक्सपेंस का जो भी फाइनल बैलेंस होगा इज ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल अकाउंट। और स्टॉक का जो भी बैलेंसिंग फिगर होता है, दैट इज अ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है, विच विल बी ट्रांसफर टू योर ब्रांच एडजस्टमेंट। गुड सेंड टू ब्रांच को क्लोज करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट का यूज करेंगे, ये ध्यान में रखना था। सेकेंडली, जब आपके पास हेड ऑफिस गुड्स भेजता है एट इनवॉइस प्राइस, आपका जर्नल एंट्री होता है ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जब आप ब्रांच स्टॉक में रिकॉर्ड करोगे तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट दोनों दिखाओगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच कॉस्ट वैल्यू पे आएगा और ब्रांच एडजस्टमेंट में प्रॉफिट पार्ट दिखाई देगा। क्लियर है? जैसे हमने इलस्ट्रेशन नंबर 6 में किया था। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में भी तो कॉस्ट में आएगा, कॉस्ट में आएगा बाय ब्रांच स्टॉक बोल के। पीछे से जब हम चेक कर रहे थे तो उसमें हम लोग मतलब टोटल अमाउंट दिया था और हम अलग अलग करके दिखा है, तो कॉस्ट वैल्यू आएगा गुड्स सेंड टू ब्रांच में। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ देखो, क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू दिस स्टॉक एंड डेटर मेथड। ठीक है, सी योर क्वेश्चन नंबर 1। ऑलरेडी दिसंबर 21 में 10 मार्क्स का आया था। ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक जब करते हो आपको एक आइडिया लगता है। पहले हमने क्या किया, स्टडी मैट किया, स्टडी मैट का लेवल चेक कर लिया, कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब एग्जाम के क्वेश्चंस करने से आपको आइडिया लगेगा कि एग्जाम में क्या लैंग्वेज होता है, कैसा क्वेश्चन बनता है और क्या अपन सॉल्व कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन नंबर 17 ऑफ, हाँ ठीक है, हाँ करेंगे।
देखो क्या बोल रहा है, डेल्टा लिमिटेड हैज अ ब्रांच एट कानपुर, गुड्स आर इनवॉइस्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 50%। देखो एग्जामिनर यदि सेट करता है तो उसको मजा तो उसी में आता है, इनवॉइस प्राइस वाला। कॉस्ट प्राइस वाला तो बहुत इजी हो जाता है, तो उसने क्या किया, कॉस्ट प्लस 50% कर दिया, इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। मतलब 100 रुपए का सामान है, 50 रुपए का प्रॉफिट, 150 इज योर इनवॉइस प्राइस। ब्रांच रेमिट्स ऑल कैश रिसीव टू हेड ऑफिस एंड ऑल एक्सपेंसेस। देखो ये पॉइंट लास्ट क्लास में भी किसी एक आधे का प्रॉब्लम हुआ था, ऐसा कहां लिखा है कि एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करेगा, ठीक है, इसलिए बार बार अपने आप को बोलने का। अच्छा देखो फिर से सेम लाइन मिल गया, तो ऑल एक्सपेंसेस आर मेड बाय हेड ऑफिस। ऐसा कोई इनोवेटिव क्वेश्चन नहीं आया, एकदम स्टडी मैथ से रिलेटेड ही है, वैसा ही लैंग्वेज है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेल्टा लिमिटेड अंडर स्टॉक एंड debtor system to show profit earned at the branch for the year ending 31st March. Following information related to the branch is given. अब पहला दिया हुआ है स्टॉक 1 अप्रैल पे 31,200 इनवॉइस प्राइस पे, यानी इसमें प्रॉफिट एडेड है। थोड़ा आगे कर लो। तो एक बनेगा मेरा क्या, ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच का नाम क्या है, कानपुर, तो वी विल प्रिपेयर कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रॉड डाउन या फिर ओपनिंग स्टॉक, कुछ भी बोलो। तो कितना है हमारे पास में 31,200। अब ये तो इनवॉइस प्राइस पे, जब भी गुड्स इनवॉइस प्राइस पे भेजते हैं तो स्टॉक अकाउंट इज शोन एट इनवॉइस प्राइस ओनली, ठीक है। तो इसका प्रॉफिट किधर दिखाएंगे, स्टॉक एडजस्टमेंट में। सॉरी, कानपुर ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट साइड में बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व करके आ जाएगा, प्रॉफिट था 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट है, तो क्या डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट आंसर छोटा चाहिए तो 100 प्लस रेट हो जाता है, 50 बाई 150, 10,400। क्लियर है। देन नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन में, डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2020 17,400। तो हम कानपुर ब्रांच डेटर अकाउंट बना लेंगे, क्योंकि जब स्टॉक एंड डेटर मेथड बोलता है तो वी हैव टू प्रिपेयर ऑल द लेजर्स टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। डेटर्स का कितना बैलेंस है, 17,400। क्लियर है। उसके बाद गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट, गुड्स इनवॉइस्ड एट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इतना रुपए का गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है, बट दिस इज योर कॉस्ट प्राइस, भेजेगा तो इनवॉइस प्राइस पे, यानी किस वैल्यू पे, 72,000 प्लस 50%, 1,08,000 पे। कॉस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट है, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो स्टॉक अकाउंट में आएगा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, 72,000 to branch adjustment, 36,000 हो गया ना टोटल 1,08,000। तो ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट में हो जाएगा बाय कानपुर ब्रांच स्टॉक। ठीक है यहां तक। फिर गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, यदि आईसीआई इसको तुम्हारा इनवॉइस प्राइस पे भी बना रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको उन लोग एडजस्टमेंट एलिमिनेट करके ही ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो आप आराम से ऐसा ही एंट्री करना। फिर एक अकाउंट बनेगा मेरा क्या, गुड सेंड टू क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय कानपुर ब्रांच स्टॉक 72,000। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो। पे तो 1,08,000 आएगा ना। कहाँ पे? देखो हमने क्या किया, एंट्री क्या किया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट करते हैं। तो गुड्स एंड टू ब्रांच तो कॉस्ट से ही क्रेडिट हुआ होगा ना, तो उसके क्रेडिट में भी उतना ही वैल्यू जाएगा। यदि तुम 1,08,000 उसके क्रेडिट में दिखाओगी तो तुमको फिर से ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के 36,000 डेबिट में दिखाना पड़ेगा एंड फिर आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा स्टॉक भेजने का एंट्री दिमाग में रखो ना। तुमने स्टॉक भेजा तो गुड्स जो गए वो तो कॉस्ट पे गया, उस पर प्रॉफिट लगा, प्रॉफिट पार्ट हम कहाँ दिखाते हैं, ब्रांच एडजस्टमेंट में, तो इसीलिए वही एंट्री ध्यान में रखो। सेल्स एट ब्रांच कैश सेल्स, तो एंट्री हो जाएगा क्या, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक में लिख देंगे हम लोग बाय ब्रांच, बाय कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट 20,000। तो हमें कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। ओपनिंग बैलेंस कैश का कुछ हो नहीं सकता, क्यों? सारा कैश भेज रहा है। यस, सारा कैश वो हेड ऑफिस में भेज देता है। कानपुर ब्रांच कैश अकाउंट, ठीक है। एक एक करके बस पोस्टिंग करो, 10 मार्क का इजीएस्ट ऑफ द क्वेश्चन है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस है नहीं इसमें। क्रेडिट सेल्स तो एंट्री हो जाएगा ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ब्रांच स्टॉक में लिखेंगे बाय ब्रांच डेटर बाय कानपुर ब्रांच। पूरा कानपुर ब्रांच मिलना जरूरी होता है? अब तुम्हारे 4 5 10 ब्रांच होंगे, तुमने सिर्फ ब्रांच ब्रांच लिखा, कैसे आइडेंटिफाई करोगी कौन से ब्रांच का है? 68,200 और कानपुर ब्रांच डेटर के डेबिट में आ जाएगा टू कानपुर ब्रांच स्टॉक 68,200।
यहाँ तक क्लियर है? देन गुड्स रिटर्न बाय डेटर, डेटर ने गुड्स रिटर्न कर दिया तो क्या एंट्री हो जाएगा? ब्रांच स्टॉक टू ब्रांच डेटर। तो ब्रांच डेटर में आएगा बाय कानपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ओके, गुड्स रिटर्न बाय डेटर वाला पार्ट हो गया अपना, ठीक है। अब सरप्लस इन स्टॉक, सरप्लस इन स्टॉक, ओ माय गॉड, ये क्या नया कंसेप्ट आ गया? हाँ, एबनॉर्मल गेन हो गया। सरप्लस इन स्टॉक का मतलब एक तरीके से एबनॉर्मल गेन हो गया। होल्ड में रखते हैं, लास्ट में करेंगे, नया पॉइंट लास्ट में करेंगे, पहले नॉर्मल बाकी सारा चीज कर लो। एक्सपेंसेस एट ब्रांच 13,400, एंट्री क्या होगा? बिल्कुल गलत। क्यों? अरे यहाँ पे तो हम सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। यस, अरे ऑल एक्सपेंसेस आर पेड बाय हेड ऑफिस। फिर से क्यों? तो कानपुर ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक? हेड ऑफिस से पैसा जा रहा है ना। कैश भी कर सकते हैं, बैंक भी कर सकते हैं। इट्स 13,400। अगर ये एक्सपेंस को पीएनएल में डाल देगा तो गलत होगा? क्या चीज? डायरेक्ट? हाँ डाल सकता है, ऐसा कुछ नहीं। पर तुम क्या नाम से डालते? एंट्री क्या करता? तुम एंट्री क्या करता? ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एक्सपेंस। हाँ ठीक है, डायरेक्ट क्लोजिंग एंट्री कर दिया, बट ये नहीं दिखाई देता फिर पेमेंट किसने किया। पीछे सारा सॉल्यूशन में ऐसे ही क्या होता है, इसलिए बहुत ना, ऐसे ही कुछ भी कर सकता है, एग्जाम में थोड़ी ना मानेगा। उन लोग खुद का आंसर को राइट नहीं देता है। ना, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, ठीक है। ये हो गया। देन डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, एंट्री क्या हो जाएगा? ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच डेटर। पहले सारा खर्चा इधर डाल लो ना एक्सपेंस में। हाँ डायरेक्ट पीएनएल में भी डाल सकता है, ऐसा कुछ है नहीं, बट ब्रांच एक्सपेंसेस से ब्रांच पीएनएल में जाओ, सबसे बेस्ट है, क्योंकि जर्नल एंट्री भी आएगा तो कम से कम गलत नहीं करके आओगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में आपने डेटर लिख दो, आई मीन डिस्काउंट अलाउड लिख दो। कितना दिया हमने? 700। ब्रांच एक्सपेंस, रिटर्न कितना था? मैंने लिखा ही नहीं, 3,000 था ना, ये लिखा ही नहीं था। इधर अपन ब्रैकेट में लिख सकते हैं डिस्काउंट बोल के 700। यहाँ तक क्लियर है? देन डेटर्स ऑन 31st March 21, क्लोजिंग डेटर बता रहा है 14,300 बाय बैलेंस एडी 14,300। तो 17,400 स्टार्टिंग में था, 68,200 का और सेल्स किया, 3,000 का रिटर्न, 700 का डिस्काउंट एंड 14,300 इज योर क्लोजिंग बैलेंस। तो बाकी 67,600 कहाँ गया? पैसा आया होगा बाय कानपुर ब्रांच कैश बैलेंसिंग फिगर 67,600। क्लियर है ये? तो यही चीज कैश में डेबिट में आ जाएगा। कानपुर ब्रांच डेटर से पैसा आया 67,600। यहाँ तक क्लियर है? अब ब्रांच का कैश जितना भी है ये क्या करें अपन, रेमिट कर दें बाय कैश और बैंक, हेड ऑफिस को भेज दिया हमने
87,600, इसका काम खत्म। क्यों नहीं आएगा? लोडिंग ऐड करना पड़ेगा। हेड ऑफिस गुड्स को कॉस्ट पे नहीं इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है, और हमें कॉस्ट वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में। हाँ, अब और अकाउंट क्या बचा? और एक अकाउंट है गुड सेंड टू ब्रांच, इसको तुम टू ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर दो, या फिर कुछ लोग इसको आईसीआई जैसे कुछ कुछ क्वेश्चन में कर रखा है टू परचेज से। ट्रेडिंग से ठीक है, दिखाई देता है एटलीस्ट हमने कितना भेजा है, बट दोनों ही करेक्ट है। यहां तक क्लियर है? अब एक पॉइंट जो हमने छोड़ा था दैट वाज सरप्लस। देखो, सरप्लस इन स्टॉक का मतलब होता है एबनॉर्मल गेन्स, ठीक है? सरप्लस इन स्टॉक का मतलब हो गया एबनॉर्मल गेन। नॉर्मल गेन बोल के कुछ होता ही नहीं है। इधर देयर इज अ नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, और कोई फायदा हुआ तो दैट इज अ एबनॉर्मल गेन। तो एबनॉर्मल गेन्स आपका स्टॉक बढ़ाएगा, आपका फायदा हो रहा है ना, तो स्टॉक बढ़ाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा इधर? टू सरप्लस इन स्टॉक। अब देखो, 600 रुपए का स्टॉक फायदा हुआ मेरा, जितना सोचा था उससे कम लॉस हुआ। मतलब एबनॉर्मल गेन होता कैसे? क्या भैया पढ़ा पढ़ा स्टॉक बढ़ जाता है? नहीं बाबा, एबनॉर्मल गेन हम उसको बोलते हैं, सपोज आपने 1000 टेम्पर्ड परचेज किया, इट वाज नॉर्मल कि 20 टेम्पर्ड तो टूटा हुआ निकलेगा ही, बट आपका 15 टेम्पर्ड ही टूटा हुआ निकला, तो जो 5 टेम्पर्ड फ्रेश निकल गया ना, उसी को हम सरप्लस बोलते हैं, उसको हम भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, क्योंकि हम तो 20 का नुकसान मान ही रहे थे, बट आपका लॉस 15 का ही हुआ, तो वो 5 जो है ना, वो आपका एबनॉर्मल गेन। आई बात समझ में? क्लियर है? तो वो आपका फायदा है। तो पहले तो अपन फायदा हुआ है तो डेबिट साइड स्टॉक बढ़ाएंगे, स्टॉक बढ़ाएंगे तो इधर लिख देंगे सरप्लस इन स्टॉक 600 रुपए का। लेकिन ये 600 रुपए क्या कॉस्ट है? क्या इनवॉइस है? तो इसका जो प्रॉफिट है वो कहां चला जाएगा? ब्रांच एडजस्टमेंट में। कितना प्रॉफिट होगा इस पे? 600 इंटू 50 बाई 150, 200 रुपए। क्लियर है यहां तक? अब टोटल फायदा हुआ 600 का, जिसमें से हर चीज का डुअल एंट्री होगा ना। आपने एंट्री क्या किया? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। नहीं तो एक काम करो, इसको है ना, और ऐसे देखने में तो ऐसे कर सकते हो, सरप्लस इन स्टॉक में से 600 रुपए में से 200 तो प्रॉफिट मार्जिन था, वो चला गया ब्रांच एडजस्टमेंट में। बाकी 400 का डुअल एंट्री कहां हुआ? एवरी एडजस्टमेंट हैज अ डुअल एंट्री ना। तो तुम्हारा फायदा हुआ है। डोंट यू थिंक फायदा इज इक्वल टू प्रॉफिट? प्रॉफिट मींस पीएनएल में जाएगा, राइट? तो उतना ही 400 रुपए का मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। कानपुर ब्रांच पीएनएल अकाउंट बाय सरप्लस इन स्टॉक। भैया नहीं समझ में आया। इफ आप बोल रहे हो समझ में आएगा तो झूठ बोला आपने, आपको रियल लॉजिक ही नहीं पता इसमें, ऐसा क्यों हुआ? देखो लॉजिक को क्रैक करते हैं। एबनॉर्मल लॉस तो सीखा हमने। एबनॉर्मल लॉस का मतलब स्टॉक कम हो रहा है, तो हम एंट्री करते हैं ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट यानी प्रॉफिट भी कम करते हैं जो सोच रखा था होगा, टू ब्रांच ये करते हैं। चलो मुझे वैसे भी लिखना ही है तो मैं इसको यहां क्यों दिखा रहा हूं। चलो लॉस वाले नोट्स में, ये था लॉस का नोट्स, है ना? अब यहां पे एबनॉर्मल गेन का हेडिंग दे दो, एबनॉर्मल गेन ऑब्लिक सरप्लस इन स्टॉक।
आपको नहीं लगता जो चीज हम एबनॉर्मल लॉस के लिए करते हैं उसका उल्टा एबनॉर्मल गेन में करेंगे? लॉस का उल्टा है तो गेन में होगा। लॉस में हमने स्टॉक को कम किया, गेन में क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट। लॉस में आप रिवर्स करते थे ना, स्टॉक को कम कर देते, गेन में बढ़ा दो। बढ़ाएंगे तो इसमें दो एलिमेंट है, एक कॉस्ट एलिमेंट है और एक लोडिंग वाला पार्ट। लोडिंग एडजस्टमेंट में जाता है और कॉस्ट जाता है डायरेक्ट पीएनएल में। तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच पीएनएल, ये आईपी पे, ये लोडिंग वाला पार्ट और ये कॉस्ट वाला पार्ट। समझ में आया क्यों हमने एबनॉर्मल गेन में ऐसा किया? क्योंकि जो चीज लॉस में होता है उसका रिवर्स ही तो किया, पूरा स्टॉक बढ़ा दिया इनवॉइस प्राइस से। अब उस इनवॉइस प्राइस में दो एलिमेंट, एक कॉस्ट है और एक लोडिंग। लोडिंग ब्रांच एडजस्टमेंट का प्रॉफिट साइड में चला गया और बाकी जो 400 है वो तुम्हारा पीएनएल का क्रेडिट में चला गया। समझ में आया? लॉसेस से प्रॉफिट कम होता है, गेन से प्रॉफिट बढ़ता है, तो हमने वही किया। क्लियर है? फालतू फालतू झूठ झूठ बोलते हैं हाँ भैया समझ में आ गया था। अब क्लियर है? अब क्लियर है? अब नहीं भूलोगे कि एबनॉर्मल गेन में ऐसा क्यों किया। पहले वाले में तो आप रट लेते, एक इधर आएगा और एक उधर जाएगा, खत्म कहानी। लॉजिक ही नहीं क्लियर होगा तो कैसे चलेगा? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो हमने वो भी कर दिया। सरप्लस वाला क्लियर है? नया पॉइंट सीखा आज आपने। एग्जाम में सब कुछ सेम आता है स्टडी मेट से। छोटू सा सरप्लस तो था नहीं ना, पूरे स्टडी मेट के क्वेश्चंस हमने किए, स्टॉक एंड डेटर मेथड हमें तो दिखा नहीं, अब छोटा सा पॉइंट डाल दिया। उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने एबनॉर्मल लॉस सिखाया और डाल दिया एबनॉर्मल गेन क्वेश्चन एग्जाम में। ओह शिट, इसका क्या करेंगे? कुछ टाइम थोड़ा सा यदि आप में पेशेंस है, थोड़ा सा दिमाग चलता है तो आप जस्ट रिवर्स एंट्री करके आते हैं एबनॉर्मल लॉस वाला। पहला बात है पकड़ना, क्या सरप्लस हुआ क्या भाई? अचानक सरप्लस का मतलब तो यही समझ में आता है कि 10 यूनिट था, 10 का 12 हो गया। पढ़ा पढ़ा थोड़ी ना बढ़ता है, ये कोई रिप्रोडक्शन सिस्टम यहाँ थोड़ी ना चल रहा है कि ऐसे बढ़ जाएगा। तो अब मेरा स्टॉक अकाउंट जो बता रहा होगा वो क्या बताएगा? प्रॉफिट या लॉस, जो अपन कहां ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या? ओहो, ये भी निकालना होता है क्या? बहुत झंझट है। चलिए जी, क्लोजिंग स्टॉक तो इनवॉइस प्राइस पे ही निकलेगा। तो 31,200 का स्टॉक था हमारे पास, क्लियर है? 31,200 का स्टॉक, उसमें फिर 1,08,000 ऐड हुआ। 1,08,000 ही तो ऐड हुआ है, ये दोनों मिला के तो गुड्स इनवॉइस प्राइस बनेगा। तो 31,200 का था, फिर 1,08,000 ऐड हो गया, फिर सेल्स रिटर्न भी ऐड कर लो। क्लोजिंग स्टॉक तो तुम खुद ही निकाल दोगे। अरे जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है वही क्लोजिंग स्टॉक होगा, लॉजिक अभी बताऊंगा। अपने तो सब रटना है ना। $54,600। तो भैया पिछला क्वेश्चन हमने आपने हमें करवाया, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एंड नंबर 14, वहां तो स्टॉक अकाउंट से प्रॉफिट निकल के आता था, यहाँ तो नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? क्योंकि बाबा आपके पास गुड्स आया इनवॉइस प्राइस पे, आपने सेल ही इनवॉइस प्राइस पे किया है, तो कौन सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट? स्टॉक में तो स्टॉक आया और स्टॉक गया, सिर्फ सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे ही हो रहा है ना। इन कॉस्ट पे आता, फिर हम प्रॉफिट पे बेचते तो प्रॉफिट पार्ट दिखता ना यहाँ स्टॉक में। जितने में स्टॉक डेबिट हुआ उतने से तो स्टॉक क्रेडिट हो रहा है, तो कौन सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट? या फिर गुड्स आपको इनवॉइस प्राइस पे मिला है, फिर आप उसमें प्रॉफिट ऐड करके सेल करते हैं, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो प्रॉफिट निकल के आता ना। नहीं आया, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे ही मेरे पास आया है सब कुछ, और सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे क्रेडिट हुआ। नॉर्मली याद करो ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें डेबिट साइड में सब कुछ आप कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हो, लेकिन सेल्स तो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड होता है ना। लेकिन यहाँ पे तो जिस प्राइस पे आपने डेबिट में रिकॉर्ड किया उसी प्राइस पे तो सेल है।
इसलिए अलग से कोई प्रॉफिट नहीं आया। आया समझ में? अब कानपुर ब्रांच एडजस्टमेंट का जो भी बैलेंस आएगा कहां चला जाएगा? पहले तो क्या लिखोगे? टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। अब जो बैलेंस है दैट इज हमने उतना प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द पीरियड। टू ब्रांच पीएल बैलेंसिंग फिगर हाउ मच? जाके क्वेश्चंस फिर से पढ़ना, सोचना कि हमने ऐसा क्यों किया, क्या नया सीखा आज हमने, उतना ही रिकॉल कर लोगे तो मोर देन एनफ है। अब ये 28,400 मेरा कहाँ चला जाएगा? ब्रांच एक्सपेंसेस जो भी है वो चले जाएंगे पीएनएल में। क्या चीज? समझ में आया? क्लियर है? स्टॉक एंड डेटर इजी है बट छोटे छोटे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। जैसे इस क्वेश्चन में जो आपने ये पॉइंट सीखा है सरप्लस वाला, इसको ध्यान में रखना। फिर स्टॉक अकाउंट में क्यों कोई ऐसा बैलेंसिंग फिगर नहीं आया जिसको अपन ने ब्रांच एडजस्टमेंट में डालना है, क्योंकि जब आपने इलस्ट्रेशन नंबर 6 किया था वहां तो आया था प्रॉफिट, वहां तो प्रॉफिट आया था ना। आने का रीजन क्या था? इनवॉइस प्राइस से ऊपर वैल्यू में सेल कर रहे थे तो वो एक्स्ट्रा पार्ट तो प्रॉफिट दिखेगा ना स्टॉक में। इस तरफ इनवॉइस प्राइस में रिकॉर्ड कर रहे हो, ये जितना भी सेल्स है ये तो सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड किया आपने, तो डिफरेंस पार्ट तो दिखेगा ना आपको। क्लियर है? आया समझ में? कसम से अपने अपने हेड की कसम खाओ, नो सर की कसम। मेरी कहानी तुम तक की थोड़ी रुकनी है। बोले बहुत अच्छे थे नहीं बनना है। अरे अरे ये रहा क्लियर है? थोड़ा बहुत ग्रिप आ रहा है डेटर मेथड, स्टॉक एंड डेटर मेथड, घबराने का नहीं चैप्टर से, आराम से स्लो एंड स्टडी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा रिवीजन करो, कमांड आ जाएगा। ओहो सिंगापुर ब्रांच अभी कर ही नहीं सकते, इसको हमने डिस्कस ही नहीं किया। नंबर 3, तीन अकाउंट बनाने बोला है क्वेश्चन ने आपको। ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। यानी डिपेंडेंट ब्रांच के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अपना हुनर दिखाओ, हो जाओ चालू। कब तक मेरी उंगली पकड़ के चलोगे? हेड ऑफिस ने तो भेज दिया, हमें नहीं मिला तो क्या हो, ब्रांच के स्टॉक में काउंट होगा वो तो, राइट? तो ब्रांच जब अपना क्लोजिंग स्टॉक दिखाएगा, मतलब हेड ऑफिस ब्रांच का स्टॉक जब अकाउंट बना रहा है तो उसमें जब क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो वो बताएगा इन हैंड, मतलब ब्रांच के पास एक्चुअल में इतना तो है ही, और इन ट्रांजिट इतना पड़ा है अभी। मतलब ये 24 लाख भी दिखाएगा ना? कौन सा? 24 लाख जो दिया है गुड सेंड टू ब्रांच, ये तो भेजा है, उसमें से सेंड करने का एंट्री तो 24 लाख ही होगा, लेकिन जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो उसमें 48,000 भी दिखाओगे ना जो इन ट्रांजिट है। टोटल तो 24 लाख ही भेजा है उन्होंने।
डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि जब आप क्लोजिंग स्टॉक निकालोगे तो आप हो सकता है कि 48,000 को कंसीडर ही नहीं करो, लेकिन वो तो 48, हाँ क्लोजिंग स्टॉक के टाइम काउंट करना और उसको अलग करके दिखाएंगे। जब आपका टोटल क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा उसमें 48 क्या चीज, ये 288 क्या है, स्टॉक एट क्लोज एट ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ये 288 एक्चुअल में वहां पे है। फिर ड्यूरिंग द ईयर में जो भेजा था उसमें से जो नहीं मिला वो भी तो स्टॉक ही होगा उसका, मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ 288 नहीं है, 288 प्लस 48,000, 288 इन हैंड होगा, 48,000 इन ट्रांजिट होगा। लिख के रखने का, उधर लैंग्वेज में नहीं समझ में आया। स्टॉक एट क्लोज एट ब्रांच बोला ही उन्होंने, एट क्लोज एट ब्रांच मतलब इतना है ब्रांच के पास, मतलब वो इन हैंड है। ये ओपनिंग स्टॉक है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का डेबिट में आ जाएगा टू ओपनिंग स्टॉक या टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बोल के 3,60,000। इसका जो प्रॉफिट पार्ट है वो ब्रांच एडजस्टमेंट में हम लोग दिखाएगा बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। इसका प्रॉफिट आएगा 3,60,000 डिवाइडेड बाय 133.3333 इंटू 33.33 90,000। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आपका 90,000 आया होगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 90,000 आया या नहीं आया? अरे लेना चाहिए बाबा, वरना तो गलत है। नहीं, हाँ वही लास्ट तक लोगे तो आएगा ही 90,000। हाँ या तो 1/3 ले लो या फिर परसेंटेज वैसे ले रहे हो तो आपको लेना ही पड़ेगा जितना इन्फिनिटी तक लोगे। तो आपका ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 90,000 हो गया। तो कॉस्ट निकाला ना तुमने, 1/3 ले लिया तुमने तो सेल्स का। हाँ। ऐसे कैसे? ये प्रॉफिट परसेंटेज सेल्स पे थोड़ी है, कॉस्ट पे है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई तो कर ही नहीं सकते अपन। तो कैसे करेगा? हाँ क्या चीज कैसे करेगा? मतलब हाँ वो वैसे डिवाइड करने से नहीं होगा, तुम इसको 1/3 परसेंटेज समझो। 1/3 तो परसेंटेज हुआ ना, तुम जब बोलती हो 1/3 तो ये तो परसेंटेज में है, तो परसेंटेज हटाने के लिए तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा ना। तो 1/3 into 100 करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे तुम ऐसे मत करो, तुम ये सोचो कि तुम इसमें सेल्स पे परसेंटेज निकाल लो। 33.33% ऑन कॉस्ट का मतलब होता है 25% ऑन सेल्स, मतलब वही ना 1/3 ऑन कॉस्ट 1/4 ऑन सेल्स। हाँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से करो, हाँ तब आ जाएगा, तब आ जाएगा। या फिर नॉर्मल रखो ना कि आपके पास सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट निकालना है ना तो कम ही चाहिए, तो डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट करना है, तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट इनटू रेट। तो जब 100 प्लस रेट कर रहे हो तो 33.33 को ऐड कर रहे हो, तो नीचे 133.333 कैलकुलेटर में ज्यादा ले लो और मल्टीप्लाई बाय 33.33 इंफिनिटी तक ले लो, तो ऑटोमेटिकली आपका 90,000 स्टॉक रिजर्व आ जाएगा। ये हो गया। देन स्टॉक एट क्लोज, क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड है, ये इन हैंड, तो ये तो क्लोजिंग स्टॉक है। फिर गुड्स सेंड टू द ब्रांच 24 लाख, तो ये डेबिट साइड में आएगा, इसमें प्रॉफिट भी तो लगा हुआ है, तो इसमें दो पार्ट है, कॉस्ट पार्ट है और एक प्रॉफिट पार्ट है। प्रॉफिट पार्ट कितना है, 6,000 सॉरी 60,000, 60,000 है ना प्रॉफिट पार्ट, या 6 लाख, 24 लाख है ना, 6 लाख। प्रॉफिट पार्ट कितना है, 6 लाख। 6 लाख तो ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा और 18 लाख तुम्हारा टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। 24 लाख का गुड्स भेजा तो एंट्री क्या हो गया, ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच में 18 लाख और ब्रांच एडजस्टमेंट में 6 लाख। क्लियर है ये? रिटर्न ऑफ गुड्स टू हेड ऑफिस, ये रिटर्न आ गया इनवॉइस प्राइस पे, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा। इसमें भी दो पार्ट है, कॉस्ट है और एक लोडिंग पार्ट है। लोडिंग पार्ट कितना हो गया, 30,000, तो 30,000 लोडिंग पार्ट है, 90,000 इज द वैल्यू ऑफ गुड्स। तो रिटर्न करने का उल्टा हो जाएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में बाय गुड्स एंड टू ब्रांच 90,000, बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 30,000, और ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट में भी आएगा। यहां तक किसी को डाउट है क्या? इस पॉइंट तक किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो। क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच मतलब ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच डेटर अकाउंट, और ब्रांच डेटर तो हमें बनाना नहीं है। देन इनवॉइस वैल्यू ऑफ गुड्स पिलफर्ड, पिलफर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस, पिलफर्ड का मतलब होता है एबनॉर्मल लॉस, और जब एबनॉर्मल लॉस होता है तो कॉस्ट वैल्यू जाएगा डायरेक्ट ब्रांच पीएनएल में और प्रॉफिट पार्ट ब्रांच एडजस्टमेंट में। तो इसमें दो चीज है, प्रॉफिट है 6K और कॉस्ट है 18K, तो 18,000 जाएगा सीधा ब्रांच पीएनएल में और 6,000 ब्रांच एडजस्टमेंट। हमारा एंट्री हो जाएगा ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट 18,000, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 6,000 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 24,000। तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में लिखोगे ब्रांच पीएनएल ब्रांच एडजस्टमेंट, ठीक है। नॉर्मल लॉस एट ब्रांच ड्यू टू वेस्टेज एंड डिटोरेशन ऑफ स्टॉक, इनवॉइस प्राइस इतना। तो जब नॉर्मल लॉस होता है इन केस ऑफ इनवॉइस प्राइस, हम कंप्लीट लॉस को ही ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल देते हैं। तो एंट्री हो जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 36,000 और ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 36,000। कैश सेल्स एट ब्रांच 21,60,000, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, तो ब्रांच स्टॉक के क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच कैश 21,60,000। एंड फिर अपने को स्टॉक का जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो क्लोजिंग स्टॉक तो दिया हुआ ही है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, उसमें और एक ऐड हो जाएगा। क्या ऐड हो जाएगा? 48,000 इन ट्रांजिट वाला ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये गुड्स अभी तक मिला नहीं है बट हेड ऑफिस ने तो भेज दिया। तो इस टोटल वैल्यू पे क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा, इस टोटल वैल्यू पे आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा। तो आपका क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व विल बी 84,000, योर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व विल बी 84,000। तो ब्रांच स्टॉक में अब जो भी डिफरेंस आ रहा है दैट इज द प्रॉफिट विच यू हैव अर्न्ड बाय सेलिंग द गुड्स, तो वो चला जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट, और ब्रांच एडजस्टमेंट का फाइनल बैलेंस जो भी आएगा दैट इज योर एक्चुअल प्रॉफिट विच यू हैव रियलाइज्ड, वो चला जाएगा आपका ब्रांच पीएनएल। देखो ये फाइनल आंसर आएगा फ्रॉम ब्रांच स्टॉक अकाउंट, इतना प्रॉफिट आपने कमाया फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ी ना बोला हमने इनवॉइस प्राइस पे बेचा है, जस्ट सेल वैल्यू बोल दिया, और ब्रांच स्टॉक का सारा एंट्री भी कर चुके, तो बैलेंसिंग फिगर क्या रहा होगा हमारा? प्रॉफिट और लॉस। तो वो जो प्रॉफिट है वो मेरा चला गया ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में। दिस इज माई abnormal loss, this is my normal loss। ब्रांच स्टॉक में किसी को डाउट है तो पूछो पहले। किया था लेकिन घर में ट्राई करते हैं तो डाउट है। हाँ, कोई कौन सा पार्ट में दिक्कत है तो पूछ लो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मेन सीखना था नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस वाला कहानी। एक तो वर्ड से समझना कि कौन सा नॉर्मल होता है और कौन सा एबनॉर्मल होता है। स्टॉक अकाउंट में किसी को डाउट है पहले गो थ्रू कर लो, पूछ लो मेरे से। स्टॉक अकाउंट एंड स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट, कोई भी वैल्यू आप नहीं कैलकुलेट कर पाए, कोई भी पोस्टिंग में डाउट है, इधर क्यों आया ऐसे क्यों आया, तो वो सारा पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं।
कौन सा 90,000 तो लोडिंग था ना, रिटर्न 1,20,000 का किया था ना। अरे 120 का रिटर्न किया था, तो रिटर्न करने का एंट्री क्या होता है? गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट टू ब्रांच स्टॉक। तो ब्रांच स्टॉक क्रेडिट होगा 120 से, उसमें दो पार्ट है ना। क्लियर है? कितना क्या आप लोग? नंबर 6 सिर्फ बैलेंस निकाल रहे हो। Vijay Company of Jaipur has a branch in Patna to which goods are sent at 20% above cost, यानी इनवॉइस प्राइस पे बेचता है। The branch make both cash and credit sales. Branch expenses are paid directly from head office and the branch has to remit all cash received into the bank account of head office. Branch does not maintain any books of accounts but sends monthly return to the head office. पूरा सिमिलर लैंग्वेज है जो आपका ICA का स्टडी मेट का क्वेश्चन का है। अब गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 8,40,000, तो इसमें दो पार्ट है, एक तुम्हारा कॉस्ट पार्ट और एक लोडिंग पार्ट। लोडिंग कितना है? 1,40,000 एंड कॉस्ट पार्ट इज 7 लाख। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, सेम कहानी इसमें भी है। $10,000 का लोडिंग है, 50,000 कॉस्ट प्राइस। कैश सेल्स 1,85,000, क्रेडिट सेल्स 625, ये तो नॉर्मल ब्रांच स्टॉक में आ जाएगा। देन स्टॉक एट ब्रांच ओपनिंग स्टॉक है, तो इस पे एक ओपनिंग स्टॉक रिजर्व बनेगा मेरा, तो इसका प्रॉफिट पार्ट कितना है? 12,000 and 60,000 is the cost part. Sundry debtors at Patna, opening balance of debtors है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स बता दिया, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ का एंट्री हो जाएगा ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर अकाउंट। अमाउंट्स रिकवर्ड फ्रॉम बैड डेट्स प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स, इसका एंट्री हो जाएगा ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएनएल। बैड डेट्स रिकवर्ड इज अ प्रॉफिट, तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच पीएनएल। रेंट्स रेट्स एंड टैक्सेस एट ब्रांच, ये एक्सपेंसेस है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, क्योंकि हेड ऑफिस पे करता है खर्चों को, ब्रांच का कैश कम नहीं होगा। ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरीज वेजेस एट ब्रांच 72,000, ये भी ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट टू कैश। देन ऑफिस एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ये भी सेम होगा, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश। देन स्टॉक एट ब्रांच एट कॉस्ट प्राइस है, तो हम लोग इनवॉइस प्राइस पे शो करेगा, तो इस पे 20% का प्रॉफिट ऐड करेंगे। 20% का प्रॉफिट ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे। 1,25,000 पे 20% ऐड कर देंगे तो 1,50,000, जो 30,000 है दैट विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। 30,000 विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। यहां तक कोई दिक्कत? क्वेश्चन समझने में किसी को प्रॉब्लम हुआ है क्या? क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व इज 25,000, 150 माइनस 125। क्लियर है? तो सारा इजी था, बस इसमें सीखने लायक क्या है? आपका स्टॉक अकाउंट में बहुत कुछ सीखने लायक है। आपके स्टॉक में अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक बता दिया, सेल्स बता दिया, परचेज बता दिया, रिटर्न्स हो गया, क्लोजिंग स्टॉक बता दिया, एवरीथिंग बता दिया, बट स्टिल आपका स्टॉक अकाउंट नहीं मैच हो रहा होगा। स्टिल आपका स्टॉक अकाउंट नहीं मैच हो रहा होगा। हाँ, वो 1/5 कर दिया था ब्रांच एडजस्टमेंट, 1/6 करना था। हाँ, प्रॉफिट पार्ट 20% या 25% के साथ। यस, प्रॉफिट पार्ट आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर विल बी और प्रॉफिट। ब्रांच स्टॉक, हाँ करेंगे ना 7।
हाँ जी, आइए देखिए, ब्रांच स्टॉक अकाउंट में जो अपन ने डिस्कस किया वो आएगा, उससे अपना प्रॉफिट आ जाएगा 94,000 स्टॉक को बेच के कमाया हमने, दैट विल बी ट्रांसफर टू योर ब्रांच एडजस्टमेंट। ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में किसी को सिंगल डाउट है तो पूछ लो। ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड ब्रांच एडजस्टमेंट में किसी को भी डाउट है तो पूछ लो। यू कैन मैच आंसर फ्रॉम द स्क्रीन। एक साथ लिख सकता है, बट लॉजिकल अकाउंटिंग एंट्री वही होता है, एक साथ लिखने से कोई फिर प्रॉब्लम क्या पता है, जब गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट बनाऊंगा तो उसमें फिर मुझे डेबिट साइड में फिर अगेन ब्रांच एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट लास्ट में बैलेंस फिगर, मतलब वो क्या चीज? प्रॉफिट गुड्स बेच के, यानी जो ये गुड्स बेचा है आपने, ये इनवॉइस प्राइस से ज्यादा वैल्यू में बेचा होगा। जब कोई लॉस वॉस कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे हम, इफ मेरा इतना इनवॉइस प्राइस है, ये भी सारा इनवॉइस प्राइस है, तो बैलेंसिंग फिगर तो कुछ आना नहीं चाहिए ना। इट मींस दिस वैल्यू इज हायर देन द इनवॉइस प्राइस, यानी हमने जब गुड्स बेचा है तो उसमें कुछ प्रॉफिट पार्ट भी है, तो ये उस प्रॉफिट है ये। हम जनरल पीएल, हाँ ठीक है, वो तुमने डायरेक्ट पीएनएल में डाल दिया, बात तो एक ही है, कोई गलत नहीं है, उसमें भी अल्टीमेटली तुम्हारा प्रॉफिट तो सेम ही आएगा। हम अगेन आस्किंग, किसी को भी डाउट है ब्रांच स्टॉक और ब्रांच एडजस्टमेंट में तो पूछ लो। तुम्हारे पास क्वेश्चन में 125 कॉस्ट दिया हुआ है, तो हम लोग तो क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे दिखाएंगे। जब इनवॉइस प्राइस पे सेंड होता है देन स्टॉक इज शोन एट इनवॉइस प्राइस। फिर से पूछ रहा हूं लास्ट टाइम, किसी को भी डाउट है तो पूछ लो, कोई एडजस्टमेंट, कोई एंट्री, कोई फिगर, कोई जर्नल एंट्री को लेके। देन नॉर्मल गुड सेंड टू ब्रांच तो एकदम नॉर्मल था। ब्रांच के पास जितना भी कैश आया है वो सारा कहाँ चला जाएगा, हेड ऑफिस के पास इमीडिएटली रेमिट कर देते हैं हम। ये तो अकाउंट मैच हो रहा है। ब्रांच डेटर क्लोजिंग बैलेंस 2,56,000। ब्रांच के खर्चे, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट्स, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, सैलरीज एंड वेजेस एंड ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे ब्रांच के खर्चे थे जो पीएनएल में ट्रांसफर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में डाउट, उसमें मतलब इनवॉइस प्राइस क्या लेगा? देखा ही नहीं, एक बार साथ में देखते हैं। जनरल पीएनएल में 93,800 नंबर 6 का फाइनल आंसर। सबका हो गया क्या? ठीक है। वॉकअवे फुटवेयर हैज इट्स हेड ऑफिस एट नागपुर एंड पटना ब्रांच। हेड ऑफिस नागपुर में, ब्रांच कहां पे? पटना में।
it invoiced goods to its branch at 20% less than the least price which is cost plus 100%. Oh my god, यानी कॉस्ट है 100 रुपए, उस पे प्रॉफिट ऐड होगा 100%, यानी 100 रुपए, ये बन गया लीस्ट प्राइस। तो वो 160 12,000 के 7,500 माइनस 20%, 40, 200 का 20%, 40, दिस इज योर इनवॉइस प्राइस 160। 12,000 के लिए वो हो जाएगा ना, क्या चीज? 7,500 कॉस्ट प्राइस। 12,000 के लिए, हाँ तुम मतलब बोलना चाहते 4,500 इज योर स्टॉक रिजर्व, कॉस्ट प्राइस बोल रहे ना तुम। 4,500 स्टॉक रिजर्व। कर तो इनवॉइस प्राइस 160 है। एंड सेल्स कैसे करता है? कैश सेल्स वेर टू बी मेड एट इनवॉइस प्राइस, यानी कैश सेल्स तो 160 पे ही करेंगे, लेकिन क्रेडिट सेल्स एट कैटलॉग प्राइस। अब ये कैटलॉग प्राइस क्या होता है? लीस्ट प्राइस। कैश सेल्स होगा 160 पे, वेयर एज क्रेडिट सेल्स 200 रुपए में होगा। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है क्या? ये पार्ट समझ में आया? ठीक है, आराम से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको टाइम दूंगा, प्रेजेंटेशन वगैरह दिखा दूंगा, पहले समझ लो। अब आगे देखो क्या बोला, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 21 इनवॉइस प्राइस 12,000, यानी ओपनिंग स्टॉक है ये, तो मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट का डेबिट में आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 12,000, टू ओपनिंग स्टॉक 12,000। अब इसमें प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? जब मेरा इनवॉइस प्राइस 160 है तो प्रॉफिट कितना होगा? 60 रुपए। अरे कॉस्ट 100 है, तब इनवॉइस प्राइस कितना है? 160, तो प्रॉफिट 60 होता है ना, तो 12,000 में मेरा प्रॉफिट कितना हुआ? 12,000 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। नहीं समझे क्या? इफ इनवॉइस प्राइस इज 160 तो कॉस्ट होता है 100, तो नाउ इफ इनवॉइस प्राइस इज 12,000 तो व्हाट विल बी द कॉस्ट? 100 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 12,000, 7,500, तो 7,500 कॉस्ट है, 12,000 इनवॉइस प्राइस है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 4,500। यही तो बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व करके लिखोगे, यानी इसमें दो पार्ट है, एक प्रॉफिट पार्ट है और एक कॉस्ट पार्ट है। प्रॉफिट 4,500 और कॉस्ट है 7,500। ठीक है, यहां तक प्रॉब्लम? तो ये आ जाएगा मेरा। सबसे पहले ब्रांच स्टॉक अकाउंट में अपन लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक 12,000 और ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 4,500। क्लियर है ये? फिर डेटर्स ऑन 1 अप्रैल, ये तो ब्रांच डेटर का ओपनिंग बैलेंस है 10,000। गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस इनवॉइस प्राइस 1,32,000 का टोटल गुड्स मिला है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? कुछ प्रॉफिट होगा और कुछ तुम्हारा क्या होगा? स्टॉक रिजर्व। तो कॉस्ट प्राइस है तुम्हारा 82,500, तो प्रॉफिट हो गया 49,500। तो अपन जब ब्रांच स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 82,500, टू ब्रांच एडजस्टमेंट्स 49,500, और ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक 49,500। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? कैश सेल्स 46,000, ये तो इनवॉइस प्राइस पे ही हो रहा है, ये तो इनवॉइस प्राइस पे ही हो रहा है, लेकिन क्रेडिट सेल्स ये किस पे हो रहा है? लीस्ट प्राइस पे। तो इसमें प्रॉफिट कितना कमाया हमने? प्रॉफिट कितना कमाया हमने? नहीं, हमने का मतलब हो गया, हम तो सब कुछ इनवॉइस प्राइस पे कर रहे हैं ना, राइट? तो 160 इनवॉइस प्राइस था, जब 160 में बेच रहे हो तो ब्रांच स्टॉक में कुछ भी प्रॉफिट नहीं निकलेगा, लेकिन 160 का चीज आप 200 रुपए में बेच रहे हो तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 40 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना। हाँ, तो 1 लाख में तुम्हारा प्रॉफिट कितना आ रहा है?
25% किसका निकला थी? 20% प्रॉफिट नहीं है, 25% तो ऑन कॉस्ट है। अरे ये लीस्ट प्राइस ही तो कॉस्ट हुआ। प्रॉफिट कितना है इसके बीच में? 40 रुपए। तो प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स निकालना होगा, तो 40 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 100, 20% ऑन सेल्स। कॉस्ट 80,000, तो मेरा प्रॉफिट कितना? यानी मेरा ब्रांच स्टॉक अकाउंट में टू ब्रांच एडजस्टमेंट ये फाइनल वैल्यू आना ही आना है प्रॉफिट का, क्योंकि जब भी आप कॉस्ट या इनवॉइस प्राइस से ज्यादा में बेचते हो तभी तो ब्रांच स्टॉक में हमारा प्रॉफिट दिखाई देता है। वरना हमने एक क्वेश्चन किया था ना जहां पे इनवॉइस प्राइस भी आया था और इनवॉइस प्राइस पे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट आया था क्या उसमें? नहीं आया। प्रॉफिट कब आता है? जब आप हायर देन दैट वैल्यू बेचो। तो यहाँ पे तो बेचा है ना। कैश सेल्स वाले में कोई भी प्रॉफिट नहीं आएगा, बट क्रेडिट सेल्स वाले में प्रॉफिट आएगा। इज इट क्लियर? तो ये टू ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के आ जाएगा मेरा ब्रांच स्टॉक में। हम लोग 80,000 लेगा ना 1 लाख देगा? 1 लाख क्रेडिट सेल्स 1 लाख का किया तो 1 लाख लेंगे डेटर अकाउंट में। तो हमारा पहले एंट्री होगा ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक 1 लाख रुपए से। बाद में जब ब्रांच स्टॉक में जो प्रॉफिट है 20,000 का, ये जो प्रॉफिट है वो तो मेरा ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा, तो टू ब्रांच एडजस्टमेंट 20,000 आ जाएगा। हाँ कहाँ? क्यों? योर फर्स्ट, देखो ये ब्रांच स्टॉक अकाउंट है, यहाँ डेबिट में, यहाँ तुमने डेबिट में इनवॉइस प्राइस रिकॉर्ड कर रखा है। तुम मुझे इस स्टॉक का इनवॉइस प्राइस बता सकते हो क्या? 80,000, यही तो था इनवॉइस प्राइस। अरे 160 का गुड्स 200 में बेचते हो। हाँ, वो इनवॉइस प्राइस। अब तुम इसी गुड्स को यहाँ पे दिखा रहा है 1 लाख रुपए का, तो भाई स्टॉक मैच होगा क्या? तभी तो इधर आएगा ना प्रॉफिट 20,000 का। लास्ट में फाइनल वैल्यू आता है ना ब्रांच एडजस्टमेंट स्टॉक अकाउंट का। तो मैं तो यही बोल रहा हूं, और यही चीज ब्रांच एडजस्टमेंट में। आप सोचो मेरी बात, इधर देखो, जब आपने इसको 80,000 को दिखाया होगा, इस पे जो प्रॉफिट पार्ट है वो तो पहले ही इधर लिख लिया होगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा वाला प्रॉफिट है वो लिखा है क्या? वो भी तो आएगा ना इधर, पूरा 20,000। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं, इस 20,000 को डायरेक्ट कहां डाल देते हैं? ब्रांच पीएनएल में। ब्रांच एडजस्टमेंट से रूट नहीं करना है तो आप ब्रांच पीएनएल में डाल दो डायरेक्ट ये प्रॉफिट। इट्स अ ग्रॉस प्रॉफिट। आई बात समझ में? ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है। क्लियर है ये पॉइंट? देन एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ये चला जाएगा मेरा कहां? अच्छा, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर। एक्सपेंसेस एट ब्रांच, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, कौन एक्सपेंसेस बियर करता है? लिखा है क्या कहीं पे कुछ? कुछ भी नहीं लिखा, मतलब ब्रांच खुद पे करेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगा? ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। चलो वैसे भी अपन को बनाना भी नहीं है, अपन को तो रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट एंड ब्रांच पीएनएल, ब्रांच डेटर अकाउंट। तो डायरेक्टली ब्रांच एक्सपेंसेस हम कहां दिखा देंगे? ब्रांच पीएनएल में दिखा देंगे। देन उसके बाद में डेटर्स ऑन 31 मार्च, ये तो क्लोजिंग डेटर्स है। स्टॉक ऑन 31 मार्च एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक है। इसका प्रॉफिट स्टॉक रिजर्व बोल के ब्रांच एडजस्टमेंट में आएगा। तो स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा इस पे? $6,600 प्रॉफिट है, 6,600, 11,000 का कॉस्ट प्राइस। ठीक है। फिर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस 1,20,000, ये तो ब्रांच कैश से रिलेटेड हो गया। आई बात समझ में? सारा कहानी डन है। बस एक चीज समझना जो मैं समझाना चाहता हूं इस क्वेश्चन में, जो आपको समझना चाहिए था। ये मेरा स्टॉक अकाउंट है, ठीक है, ब्रांच स्टॉक। यहां पे पहले आपने ओपनिंग स्टॉक लिखा इनवॉइस प्राइस पे, कितना था ओपनिंग स्टॉक? 12,000। फिर एचओ से गुड्स आया ना,
टू गुड्स रिसीव्ड, ये भी इनवॉइस प्राइस पे, ये इनवॉइस प्राइस टोटल कितना 132, ठीक है। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे कितना 17600, बाय सेल्स कैश सेल्स इनवॉइस प्राइस पे हुआ है कितना 46,000, क्रेडिट सेल्स सेलिंग प्राइस पे हुआ है 1 लाख, तो इसका प्रॉफिट लिख दिया, ब्रांच एडजस्टमेंट लिखो या फिर ब्रांच पीएनएल 20,000। इतना ही कहानी है ना स्टॉक से रिलेटेड। कितने 1 लाख से माइनस करके नहीं दिखा सकते, किधर में मतलब डायरेक्टली इधर माइनस करके कर दिया, इधर अलग से नहीं दिखा। समझा नहीं, इधर माइनस करके इधर दिखा दे, मतलब 80,000 ही दिखा दिया ब्रैकेट में माइनस दिखाते हैं। तुम्हारा पोस्टिंग ही गलत हो जाएगा। जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारा तो एंट्री क्या होना चाहिए, ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक होना चाहिए ना, तो फिर एंट्री का पोस्टिंग गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। अब एक चीज सोचो, जो स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, प्रॉफिट भी निकाल दिया, स्टॉक अकाउंट मैच होना चाहिए। ससुरा मैच नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है क्रेडिट साइड से, मतलब स्टॉक आया तो था बट अब है नहीं, गया का लॉस। इसी लॉस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। इसी लॉस को हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। और एबनॉर्मल लॉस का हम क्या करते हैं, कॉस्ट वैल्यू जाएगा बाय ब्रांच पीएनएल और लोडिंग पार्ट ब्रांच एडजस्टमेंट। तो टोटल कितना वैल्यू का गुड्स नहीं मिल रहा 400। 400 में मेरा प्रॉफिट कितना है 150, तो प्रॉफिट तो ब्रांच एडजस्टमेंट से और बाकी 250। समझ में आया। बस यही एक पॉइंट था सीखने लायक, क्योंकि ये अलग से हमारे पास ऑलरेडी हमने क्वेश्चन में प्रॉफिट निकाल लिया था। जब ये रास्ता नहीं होता ना तब हम एजम्पशन नहीं ले पाते। एक रास्ता क्वेश्चन ने बता दिया था कि प्रॉफिट इतना ही हुआ आपका, अब सोच लो कि स्टॉक मैच क्यों नहीं हो रहा। यदि मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा होता तो मैं उसको एबनॉर्मल गेन मानता, सिंस डेबिट साइड ज्यादा तो हमने क्या माना एबनॉर्मल लॉस। आई बात समझ में, क्लियर है, क्वेश्चन पूरा समझ में आया। Try last question for the day, compiler question number 16, ठीक है। 17 will be your homework. Compiler question number 17 will be your homework. Try number 16. ट्राई करो एक बार खुद से, कितना पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ो फिर देखो क्या करना है, एंड देन इफ नहीं होगा तो मैं तो हूं। और ब्रांच है नागपुर में। द हेड ऑफिस affects all the purchases and the branch is charged at cost plus 60%। यानी हेड ऑफिस ब्रांच को कैसे भेजता है, कॉस्ट प्लस 60%, मतलब इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस ब्रांच को इनवॉइस प्राइस पे सेंड करता है, दैट इज 100 प्लस 60 रुपीज का प्रॉफिट लगा के, कॉस्ट प्लस 60%। ऑल द कैश रिसीव्ड बाय द नागपुर ब्रांच इज रेमिटेड टू दिल्ली। The branch expenses are made by the branch out of the impressed account which is reimbursed by the Delhi head office every month। मतलब हेड ऑफिस क्या करता है, उसको पैसा भेजता है, उससे वो खर्चा करता है। इस लाइन का मतलब ये, the branch maintains a sales ledger and certain essential subsidiary records but otherwise all branch transactions are recorded at Delhi। ब्रांच कुछ मेमोरेंडम अकाउंट्स बनाता है
ठीक है, और बाकी तो नॉर्मली दिल्ली के बुक्स में ही होता है, मतलब हेड ऑफिस रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रहा है। द फॉलोइंग ब्रांच ट्रांजेक्शन टुक प्लेस ड्यूरिंग द, ये सारे ट्रांजेक्शन है। रिक्वायरमेंट पार्ट क्या है, ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओ, ब्रांच डेटर अकाउंट बनाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट एंड ब्रांच पीएनएल अकाउंट। ठीक है, अंडर स्टॉक एंड डेटर मेथड एनी स्टॉक अनअकाउंटेड फॉर इट टू बी रजिस्टर्ड एज, इफ कोई भी स्टॉक अकाउंट में मिसमैच आया तो आप उसको क्या मानोगे, नॉर्मल लॉस ट्रीट करोगे। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे गुड्स, सबसे पहले आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाओगे तो क्या ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है क्या? ऑन 1st April द स्टॉक इन ट्रेड एट ब्रांच एट सेलिंग प्राइस अमाउंटेड टू 60,000 एंड डेटर्स का बैलेंस है 40,000। तो 60 सेलिंग प्राइस का मतलब एट इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, तो इस पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना निकलेगा, 60% ऑन कॉस्ट था 22,500। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व 22,500 आया या नहीं आया? ओपनिंग स्टॉक है 60,000, इस पे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैसे निकाला, 60,000 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 60, 22,500 ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। देन डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया 40,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस हो गया 40,000। आगे देखो क्या बोला है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ब्रांच स्टॉक अकाउंट का क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, इस पे स्टॉक रिजर्व भी रहेगा ना। ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से चलते हैं, गुड्स रिसीव फ्रॉम दिल्ली 1,50,000 मिला है, तो हम लोग डेबिट साइड में ब्रांच स्टॉक में रिकॉर्ड करेगा और इसका लोडिंग पार्ट ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। इस पे लोडिंग कितना है, 56,250, इस पे लोडिंग है 56,250, तो ये मेरा चला जाएगा कहां, ब्रांच एडजस्टमेंट का क्रेडिट में। देन कैश सेल्स किया तो ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट में आ जाएगा ब्रांच कैश बोल के। गुड्स रिटर्न टू दिल्ली एट सेलिंग प्राइस, हमने हेड ऑफिस को रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न किया है तो ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट में आएगा 3,000, और ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट में भी तो आएगा लोडिंग पार्ट जो है, तो इस पे लोडिंग पार्ट कितना होगा 1,125, ये लोडिंग पार्ट हम डेबिट साइड में लिख देंगे। क्रेडिट सेल्स नेट ऑफ रिटर्न्स है, तो हमने क्रेडिट सेल्स किया तो एंट्री हो गया ब्रांच डेटर अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच डेटर, और ब्रांच डेटर का डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक 63,000। क्लियर है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट ऑफ रिटर्न का मतलब नहीं, बस नेट ऑफ रिटर्न उन्होंने सेल्स रिटर्न माइनस करके बताया, तो अपन को कुछ नहीं करना उसका। अब समझो ये पॉइंट, ऑथोराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी ऑथोराइज्ड रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब सपोज 10,000 का कॉस्ट है, ठीक है, सपोज 10,000 का कॉस्ट है, इस पे प्रॉफिट कितना लगाया हमने 60%, राइट, 6,000, तो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस 16,000, दिस इज योर सेलिंग प्राइस ना। रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस मतलब इस पे हमने 1,500 रुपए का डिस्काउंट लगा दिया। नाउ द न्यू सेलिंग प्राइस इज 16,000 माइनस 1,500 14। तो एक बात बताओ, ये 1,500 रुपए बेसिकली हमने क्या किया, हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम कर लिया। अरे कोई भी ब्रांड जब डिस्काउंट देता है, कोई भी ब्रांड जब डिस्काउंट देता है तो भाई वो प्रॉफिट ही कम करता है अपना, कॉस्ट से कम थोड़ी बेचता है वो, कॉस्ट से तो कम नहीं बेचेगा ना। तो यानी मुझे मेरा लोडिंग पार्ट को कम करना है, मैंने ब्रांच एडजस्टमेंट में लोडिंग ज्यादा दिखा रखा होगा ना, तो और ब्रांच स्टॉक अकाउंट में भी ज्यादा वैल्यू पे स्टॉक दिखा रखा है, तो स्टॉक को कम करूंगा तो स्टॉक अकाउंट के क्रेडिट में लिखूंगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट 1,500 रुपए, और ब्रांच एडजस्टमेंट के डेबिट में लिखूंगा टू ब्रांच स्टॉक 1,500, क्योंकि ये प्योरली लोडिंग पार्ट ही कम हो रहा है। सेलिंग प्राइस कम करने का मतलब है आपने अपना प्रॉफिट मार्जिन कम किया है। क्लियर है, तो ये 1,500 ब्रांच स्टॉक का क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच एडजस्टमेंट बोल के, और ब्रांच एडजस्टमेंट का डेबिट में आ जाएगा टू ब्रांच स्टॉक। क्लियर है, देन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, ब्रांच डेटर का क्रेडिट में आ जाएगा बाय ब्रांच कैश। डेटर्स रिटर्न ऑफ एज ई रिकवरेबल मतलब बैड डेट्स,
तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, तो ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट, अ कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स sent to the branch on 27th March with a selling price of 1800 was not received until 5th April, यानी गुड्स इन ट्रांजिट। तो हम जब क्लोजिंग स्टॉक 72,900 में ये 1800 को भी काउंट करना पड़ेगा गुड्स इन ट्रांजिट बोल के, नॉट कंसाइनमेंट, गुड्स इन ट्रांजिट, ठीक है, इन ट्रांजिट बोल के आ जाएगा 1800। तो हमारा टोटल क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा 28,012.5, तो 28,012 भी लिख सकते हैं, 28,013 रुपीज भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। समझ में आया यहां तक? क्लियर है? देन एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू द ब्रांच फॉर द ईयर 31st मार्च, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच कैश। क्लियर है? अब एक्सपेंस जितने भी टोटल हुए वो सारे ब्रांच पीएनएल में चले जाएंगे। ब्रांच एडजस्टमेंट का फाइनल वैल्यू निकालना, उसके पहले ब्रांच स्टॉक मैच करना होगा। जब आप ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच करने जाओगे, योर डेबिट साइड विल बी हायर देन योर क्रेडिट साइड। नहीं मैच हो रहा होगा, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया हमने, ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेज लिख दिया, सेल्स लिख दिया, सब कुछ लिख दिया, ठीक है, और प्रॉफिट एक्स्ट्रा कुछ है नहीं, क्वेश्चन ने बताया नहीं है, तो भाई गया कहां मेरा स्टॉक? कितने का स्टॉक गायब है? 600 रुपए का स्टॉक गायब होगा, और उसको नॉर्मल वेस्टेज मानेंगे, मतलब नॉर्मल लॉस। और इनवॉइस प्राइस पे जब गुड सेंड करते हैं तो नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग क्या होता है? फुल वैल्यू से क्रेडिट होगा, फुल वैल्यू से क्रेडिट होगा। आई बात समझ में? इतना ही तो था इस क्वेश्चन में, प्रॉब्लम क्या था? देखो, नागपुर ब्रांच स्टॉक अकाउंट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट, व्हाट वाज द इश्यू? यही तो बैलेंसिंग फिगर आया, और ये एक पॉइंट समझना था कि जब कोई भी हम रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस करते हैं, बेसिकली मॉल में जैसे डिस्काउंट लगता है ना, ये वो हो गया, तो आपका प्रॉफिट लोडिंग पार्ट ही कम होगा। तो हमने तो स्टॉक ज्यादा वैल्यू पे दिखा रखा है, स्टॉक को भी कम कर दिया, प्लस यहाँ पे जो ये सपना लिया था इसको भी कम करना पड़ेगा। जिसने कर लिया था मैच कर लो, और जिससे प्रेजेंटेशन नहीं हो रहा था वो प्रेजेंटेशन देख के कर लो अभी। और किसी का डाउट है तो पहले डाउट पूछ लो। डेटर मेथड के क्वेश्चंस में बताएगा ना? या तो बताएगा या बोलेगा प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। सिर्फ ब्रांच अकाउंट बोला मतलब वो डेटर मेथड की बात कर रहा है। प्लीज डू लेट मी नो समझ में आया या नहीं आया, कोई डाउट है तब भी पूछ लो। कुछ नया नहीं था, बस एक नया चीज आया, रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। इससे पहले नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस ये तो निकाला ही हमने बैलेंसिंग फिगर करके। यहाँ तो क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि लॉस को आपको नॉर्मल लॉस मानना है। कंसाइनमेंट में भी अगर गुड्स जाएगा तो उसका भी वो सेलिंग प्राइस होगा। हाँ, नॉर्मल कंसाइनमेंट मतलब उन्होंने हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा, इसका मतलब वही है। क्योंकि पहले आपको डेबिट साइड में उसका एंट्री करना भी तो पड़ेगा, फिर जाके वो क्लोजिंग स्टॉक में काउंट होगा ना।
फिर गलत हो जाएगा आपका। आपको भाई पहले परचेज करना पड़ेगा, फिर उसको क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना पड़ेगा ना। इसमें जो वो क्लोजिंग स्टॉक जो आगे क्लोजिंग स्टॉक जो है उसका यहाँ पे ये दिखा ये हो गया ब्रांच डेटर्स। ब्रांच डेटर तो बहुत इजी सा था। ब्रांच पीएनएल, ये बैड डेट जो दिया हुआ है ये मानेंगे, ऐसा नहीं मानेंगे कि 18,000 में होगा ऑलरेडी, क्योंकि वो पेड है। ग्रिपिंग आया, स्टॉक एंड लेटर। आप जाके क्या करोगे, आज सारे क्वेश्चंस गो थ्रू करोगे, रीड करोगे, उसमें क्या इनोवेटिव आपको सीखने को मिला, आपको कहाँ प्रॉब्लम हुआ, या तो उसको लिखोगे या उसको रिवाइज रिकॉल करोगे। कर लोगे तब तो ये चैप्टर कमांड में रहेगा, वरना फिर हमेशा से आपको ऐसे नहीं होगा नहीं होगा नहीं होता है। बट ऐसा कुछ है नहीं, गिनती का 1-2 पॉइंट होता है जो आपको ध्यान में रखना है, थोड़ा सा जर्नल दिमाग में रिवाइज करना। क्लियर है? एक ही क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दे दी, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। फिर कोई स्टॉक एंड लेटर का रहेगा क्वेश्चन तो वो अपन वो करेंगे, एल्स विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है। अब तो होलसेल प्राइस एंड ट्रेडिंग पीएनएल वाला एक कंसेप्ट है, एंड देन उसके बाद इंडिपेंडेंट ब्रांच। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। ट्रेडिंग पीएनएल का हम लोग किया ना।